नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्प गोई में आज उपस्थित हैं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर सुभाष शर्मा। डॉक्टर सुभाष शर्मा के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बेजुबान, भूख और अन्य कहानियां, खर्रा तथा अन्य कहानियां। 50 से अधिक कहानियां डॉक्टर शर्मा ने लिखी है और हिंदी की लगभग सभी मशहूर पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में इनकी कहानियां प्रकाशित हुई है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने मेहमान कथाकार सुभाष शर्मा का। गल्प गोई में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी कहानी का शीर्षक है बेजुबान। जैसा जेल के अंदर है, यदि वैसा बाहर भी हो जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। एक कैदी का बयान। दैनिक अखबार में छपी इस खबर पर जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, उसने बगल में खड़े व्यक्ति की यह आवाज सुनी, होशियार, होशियार, होशियार। यह किसी राजा महाराजा के आगमन की पूर्व सूचना नहीं थी। दरअसल जेल के महिला वार्ड में जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी कार्यवश प्रवेश करना होता तो बंद दरवाजे के बाहर से होशियार शब्द 3 बार कहना पड़ता था। तभी महिला वार्ड के अंदर ड्यूटी पर तैनात जमादारिन यानी महिला वार्डर उस आवाज को पहचान कर अंदर से दरवाजा खोल देती। ऐसा ही हुआ इस बार भी। नया जेल अधीक्षक पहली बार जेल के विभिन्न क्षेत्रों और वार्डों का मुआयना कर रहा था। वह महिला वार्ड में घुसने वाला था। घुसते ही महिला बंदियों के बारे में जेल अधीक्षक के मन में तरह तरह के विचार और घटनाएं स्मृति पटल पर आने लगी। उसे याद आया कि आपातकाल के दौरान उसने अखबारों में पढ़ा था कि जो महिलाएं जबरदस्ती बंध्याकरण ऑपरेशन का विरोध की थीं, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया था जिससे वे चुप हो जाएं। जिनका ऑपरेशन असफल हो गया था अथवा ऑपरेशन के बाद जिनके बारे में जानकारी मिली थी वे पूर्व से ही विधवा हैं, या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और वे मेनोपॉज की अवस्था पार कर चुकी थीं, उन्हें भी बेकसूर जेलों में बंद कर दिया गया था। हो सकता है उनमें से कुछ अभागिन बची हों अभी महिला वार्ड में, ऐसा अधीक्षक सोचने लगा। लेकिन नहीं, आपातकाल बीते कई वर्ष गुजर चुके हैं। फिर भी हो सकता है कि किसी महिला को इसलिए जमानत न मिली हो क्योंकि उसकी जमानत की अर्जी ही देने वाला कोई न हो। दूसरे क्षण उसने सोचा, जेल में ऐसी महिलाएं भी कैद रहती हैं जो बड़े बड़े अपराधी गिरोहों की सक्रिय सदस्य होती हैं और इन किन प्रकारेण निर्दोष लोगों को अपराध फांस में फंसाती हैं। उसे याद आने लगी तमाम मुंबईया फिल्में जिनमें मालकिनें कोठा चलाती हैं या नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करती हैं या विदेशी कीमती सामानों की स्मगलिंग में जुटी होती हैं। इतना ही नहीं, कुछ महिलाएं अपहरण का धंधा भी करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी होती हैं। एक फिल्म में तो यहाँ तक दिखाया गया था कि एक जवान खूबसूरत लड़की कैसे किसी महानगर के बड़े बड़े धन्ना सेठों और नेताओं को की अप्रत्याशित रूप से हत्या करती रहती है, जिससे पूरे महानगर में दहशत पैदा हो जाती है। और आतंकवादी महिलाएं भी तो होती हैं। आखिरकार एक महिला ही ने मानव बम के सहारे देश के युवा प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। पंजाब के उग्रवाद और श्रीलंका के आतंकवाद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की बात किससे छुपी है, अधीक्षक सोचने लगा। सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा। तभी पास खड़े जेलर ने बताया कि नियम के मुताबिक महिला वार्ड में कोई पुरुष अधिकारी या कर्मचारी अकेले नहीं घुस सकता। कम से कम 2 आदमी होना जरूरी है। दूसरी बात उसने यह बताई कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। शायद इसीलिए महिला बंदियों को रसोई में बनाना मना होता है। लेकिन साहब, यह कैसा विरोधाभास है कि जब समूचे देश में घर घर औरतें ही चूल्हा चक्की अच्छी तरह संभालती हैं तो जेल में क्यों नहीं संभाल सकती। जेलर कहता जा रहा था, बिन घरनी घर भूत कटेरा।
तीसरी बात उसने यह बताई कि महिलाओं को हर महीने नहाने धोने का एक-एक बट्टी साबुन और नारियल तेल दिया जाता है। जेलर जब यह सब बता चुका था तभी जमादारिन ने जेल अधीक्षक को सलूट मारा और बताया कि सभी महिला बंदी लाइन में खड़ी तैयार हैं। जेलर एक-एक महिला बंदी का नाम पुकारने लगा और बताने लगा कि वह किस अपराध में जेल में आई है। तभी उसने पुकारा, छुटकी गूंगी, बड़की गूंगी, काली गूंगी, मुटकी गूंगी। अधीक्षक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इनके नाम क्या क्या हैं? यही नाम है सर, जेलर ने बिना किसी झिझक के कहा। क्या मतलब? जिसकी जुबान नहीं होती उसका कोई नाम नहीं होता सर। अधीक्षक अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने इन गूंगी बंदियों का हिस्ट्री टिकट मांगा। हिस्ट्री टिकट में लिखा था, छुटकी गूंगी, पिता का नाम नामालूम, साकिन नामालूम, उम्र करीब 20 वर्ष, ऊंचाई करीब 5 फीट 6 इंच, थाना शिवगढ़, कांड संख्या 177/94, धारा 379, भादाबी, न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवगढ़। अधीक्षक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ये सारे शब्द डरावने से लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई नाम पता ही न हो? आखिर हर इंसान किसी न किसी की कोख से पैदा होता है और जहां वह पैदा होता है वही उसका घर बार और गांव शहर होता है। वह जेलर पर झल्ला उठा और नाराज होकर उसने वारंट मंगवाया, लेकिन उसमें भी वही प्रविष्टि थी। दरअसल वारंट के आधार पर ही टिकट बनता है। फिर भी अधीक्षक ने अपनी तसल्ली के वारंट से भी सत्यापित किया। अधीक्षक को इस बेजुबानी बेनामी पद्धति पर एतराज हुआ और इसीलिए उसने जेलर से पूछा, मान लो कोई नई गूंगी जेल में आ जाए तो उसका क्या नाम होगा? पतरका पतरकी गूंगी सर। और ज्यादा गूंगी बंदी आ जाए तो गूंगी नंबर 1, 2, 3, 50, 100। अधीक्षक का दिल अंदर से कचोट उठा। गूंगी का कोई नाम क्यों नहीं? आखिर किसी व्यक्ति का नाम परिवार या समाज ही रखता है, खुद वह व्यक्ति नहीं। गूंगी का वैसे ही नाम नहीं जैसे गाय भैंस का कोई नाम नहीं। अर्थात गूंगी भी गाय भैंस से अधिक नहीं है क्या? उसे अपने गांव के खिताऊ काका की याद आई जिन्होंने अपनी भैंसों का नाम लक्ष्मी और कर्मा रखा था और हमेशा वह नाम लेकर ही पुकारते थे और लक्ष्मी तथा कर्मा फौरन उनके पास आ जाती थी। लेकिन वह गूंगी की स्थिति उन भैंसों से भी बदतर है। बेजुबान यानी बेनाम यानी एक संख्या। गूंगी की अंतिम नियत सिर्फ एक संख्या है। ऐसा लगा कि अधीक्षक निरीक्षण के बजाय खो गया है कहीं गहरे में, अपने में या समाज में। यह कहना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद अधीक्षक अपने आवास पर चला गया। बारी बारी से मुलाकाती बंदियों से मिल रहे थे। बाहर तेज धूप थी। काफी प्रतीक्षा के बाद मुलाकात हो रही थी और आशंका थी कि मुलाकात का निर्धारित समय कहीं पूरा न हो जाए। इसी बीच एक मुलाकाती छुटकी गूंगी से भी मिलने आया। उसने अपना आवेदन दिया। थोड़ी देर बाद छुटकी गूंगी मुख्य द्वार पर लाई मुलाकात के वास्ते। उसका मुलाकाती भुनगा सिंह था, जो समय समय पर गरीबों को दान दक्षिणा दिया करता था, खाना कपड़ा वगैरह। छुटकी गूंगी जेल आने के पहले रिमांड होम में थी। उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे पुलिस की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट ने रिमांड होम में भेज दिया था। किंतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में किसी ने उसकी जमानत के लिए अर्जी ही पेश नहीं की लंबे अरसे तक। बाद में रिमांड होम की अधीक्षिका ने एक आवेदन जमानत के लिए लिखवाकर कोर्ट में भेज दिया था, जिसे किसी वकील द्वारा पैरवी न करने पर नामंजूर कर दिया गया था। उसके द्वारा 18 वर्ष पूरा होने के कारण उसे रिमांड होम से जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है और किसी ने सेशन जज के कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी पेश नहीं की थी। सो अधेड़ दाढ़ी मूछ वाले समाजसेवी भुनगा सिंह को देखकर उसे आशा की किरण फूटती सी दिखाई पड़ी। भुनगा सिंह ने उसे कुछ फल फ्रूट दिया, साथ में खाने का एक डिब्बा भी। भुनगा सिंह उसे इशारे से कुछ समझा रहा था, लेकिन वह कितना समझ रही थी यह कहना मुश्किल था। भुनगा सिंह के जाने के बाद कुछ ही क्षणों में अधीक्षक ने अंदर प्रवेश किया। छोटकी गूंगी के हाथों में खाने का डिब्बा और फल फ्रूट देखकर अधीक्षक को कुछ खुशी हुई। वह सोचने लगा कि छुटकी गूंगी किसी अच्छे खानदान की लड़की है, लेकिन चोरी के इल्जाम में कैसे फंस गई? हो सकता है किसी गोतिया ने उसे फंसा दिया हो। दूसरे दिन कोर्ट के आदेश से टीआई परेड आयोजित किया गया, जिसमें केस करने वाले के द्वारा छुटकी गूंगी की पहचान की जानी थी। कुल 15 महिलाओं को तैयार किया गया टीआई परेड के लिए। सभी को एक तरह की साड़ियां पहनाई गईं
माथे पर बिंदी लगाई गई, बालों में तेल कंघी। सभी महिला बंदी सजी संवरी थी और उन्हें आईने की तलब थी, जैसे खैनी खाने वाले को खैनी की। लेकिन महिला वार्ड में आईना नहीं था। महिला को आईना भी मैसर नहीं। जेलर ने अधीक्षक को बता दिया था कि जेल मैनुअल के फला नियम के मुताबिक वार्ड के अंदर आईना देना मना है। सो अंततः विस्फुर कर वो अपना अपना चेहरा घड़े में रखे पानी में देख देख कर मुस्कुराने लगी। फिर जमादारिन की देखरेख में वो एक कतार में खड़ी हुई। मजिस्ट्रेट में पहचानकर्ता को बुलाया। वह बारी बारी से सभी महिला बंदियों की तरफ नजरें दौड़ाता गया। 3 बार मौका दिए जाने के बावजूद वह नहीं पहचान सका, लेकिन छुटकी गूंगी उसे पहचान गई। क्यों न पहचाने, यह तो वही था जो उसे कल खाना और फल फ्रूट दे गया था, यानी भुनगा सिंह। शायद न पहचानने के लिए ही वह एक दिन पहले ही कुछ लोगों की मिलीभगत से छुटकी गूंगी से मुलाकात करने जेल में आया था। कोई षड्यंत्र था क्या? लेकिन मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट लिख दी कि पहचानकर्ता भुनगा सिंह अभियुक्त को नहीं पहचान सका टीआई परेड में। छुटकी गूंगी की समझ में टीआई परेड की बात बिल्कुल नहीं आई, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसे न पहचानने कारण उसे कोर्ट से जमानत और फिर बेल और फिर जेल से छुट्टी मिल जाएगी, तो वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आई, वही माँ जो उसे 7 वर्ष की अकेली छोड़कर चल बसी थी। बाप के चेहरे की याद भी नहीं है उसे, क्योंकि वह माँ के पहले गुजर चुका था। दूसरे दिन जमानत की तारीख थी। थाना प्रभारी शिवगढ़ खुद गया था लोक अभियोजक से मिलने के लिए। उसने बताया था कि केस में दम नहीं है। पीपी पूछ बैठा था कि जब केस में दम नहीं है तो छुटकी गूंगी को क्यों फंसाया गया। थाना प्रभारी ने किसी दबाव की चर्चा की थी। तो दबाव की बात सुनकर पीपी का चेहरा बदल गया। उसके माथे की सिकुड़न शायद संकेत कर रही थी सवालिया लहजे में, या आखिर कब तक किसी के दबाव में गरीब लोग गुजरते रहेंगे। दबाव में कितने भले इंसान अपराधी बना दिए जाएंगे और कितने असली अपराधी बेनकाब नहीं होंगे। लेकिन क्षण भर में उसकी आंखें लाल पीली होकर भी स्याह हो गई, उसकी भौहें तनकर भी नीचे हो गईं, उसका सीना फूल कर भी सिकुड़ गया। क्या पीपी को भी कोई दबाव महसूस हुआ? नहीं, दबाव नहीं, डर समा गया उसके अंदर। जैसे उसे याद आया पिछले सीजीएम का चेहरा, जो जमानत देने में बहुत उदार था और झूठे मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कई थाना प्रभारियों के विरुद्ध एसपी को लिख चुका था। लेकिन अंततः एक दिन एक दबंग दरोगा ने उसके घर ही चोरी करवा दी थी और तब से उस मजिस्ट्रेट का रुख ही बदल गया था। खैर, मजिस्ट्रेट की टीआई परेड रिपोर्ट देखने और बचाव पक्ष एवं पीपी को सुनने के बाद सीजीएम ने छुटकी गूंगी को कांड संख्या 177-94 में बाइज्जत डिस्चार्ज कर दिया। इजलास खत्म होने के बाद भुनगा सिंह पेशकार के पास गया और उसे जड़ी बूटी सुखाकर छुटकी गूंगी की जमानत की नकल ले ली। उसे लगा कि उसे कोई बड़ी अमानत मिल गई है। वह मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार से चलता हुआ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ जेल पर पहुंचा। करीब 5:45 बज चुके थे। सूरज डूबने ही वाला था। सूरज डूबने के बाद कोई बंदी जेल के गेट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि तब तक नंबरबंदी यानी बंदियों की गणना करके वार्ड में ताला लगाना हो जाता है और विभिन्न रेस्टोरों में आने वाले और निकलने वाले बंदियों की संख्या की प्रविष्टि कर दी जाती है। सो जेल के गेट पर तैनात वार्डन ने कह दिया था कि अब बहुत देर हो गई है, कल आइए। भनगा सिंह इस नानुकुर की भाषा समझ गया और धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी उसकी हथेली पर खोल दी। वार्डर का चेहरा खिल गया जैसे कीचड़ में कमल। थोड़ी देर में छुटकी गूंगी को महिला वार्ड से मुख्य द्वार पर लाया गया। छुटकी गूंगी बहुत खुश हो रही थी कि उसे लंबे अरसे बाद आज मुक्ति मिल रही है, लेकिन कुछ उदासी भी थी कि 30 बंदी बहनों का साथ आज छूट रहा है। इसके बीच वह काफी लोकप्रिय रहती थी और वह किसी भी बंदी बहन का हारे गाढ़े काम कर देती थी। आखिर बचपन से ही उसे दूसरे घरों में बर्तन मांजने, धोने और घरेलू काम करने का पुराना अनुभव रहा है। वह गेट से बाहर निकलने वाली थी। मुख्य गेट खुलने वाला था। मुख्य गेट के बाहर 2 संतरी तैनात थे राइफल के साथ। तभी 2 व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे, भुनगा सिंह और बूटन मंडल। झगड़ने का मुद्दा था कि कौन छुटकी गूंगी को अपने साथ ले जाएगा। दोनों का दावा था उस पर गोया कोई वस्तु हो। वह भुनगा सिंह कह रहा था कि वह उसके यहाँ दाई का काम करती रही है कई वर्षों से और उसने ही उसको छुड़ाया है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल आदि में उसने काफी कुछ खर्च किया है। दूसरी तरफ बूटन मंडल का कहना था कि छुटकी गूंगी उसकी दूर की रिश्तेदार है।
और उसके माँ-बाप मर गए हैं और उसी ने उसको पाला-पोसा था। इस पर जब भुनगा सिंह पूछता कि बूटन ने उसको क्यों नहीं छुड़ाया, तो वह उबल पड़ता। इस प्रकार दोनों में तू-तू मैं-मैं हो रही थी। ऊँची आवाज़ सुनकर छुटकी गूँगी घबरा गई और उसके चेहरे की हवाई उड़ गई। बकरी को मालूम हो जाए कि वह कसाई के हाथों में जा रही है तो उसकी बोली और हाव-भाव बदल जाते हैं। छुटकी गूँगी के हाव-भाव भी बदल गए। वह अपने हाथों से संकेत करने लगी, वह जेल से बाहर नहीं जाएगी। उसका दम घुट रहा था बाहर जाने का नाम सुनकर। वह आश्वस्त सी लग रही थी कि जेल के भीतर की दुनिया उतनी क्रूर और निर्दयी नहीं है जितनी बाहर की दुनिया। उसकी आंखों से धारा प्रवाह गिरते आंसू मानो उसे जुबान दे रहे थे। जब शोर तेज हो गया और बात बढ़ने लगी तथा संतरियों की बात वे दोनों नहीं माने तो एक संतरी ने जेल अधीक्षक को सूचित कर दिया। अधीक्षक ने दोनों की बातें सुनी और जेल में उपलब्ध कागजात की छानबीन भी की। वह आश्वस्त हो गया कि छुटकी गूंगी के शोषण के लिए ही वो दोनों झगड़ रहे हैं। वास्तव में उसने भुनगा सिंह के यहाँ कभी दाई का काम ही नहीं किया था और न बूटल मंडल की कोई रिश्तेदार ही है। तो क्या उसे जेल से मुक्त नहीं किया जाए? दूसरे क्षण उसने सोचा कि कानून कानून होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और नाखून कहीं कोई कोर्ट में केस कर दे कि छुटकी गूंगी वो अनधिकृत रूप से जेल में रखा गया है तो क्या होगा? एक तो बंदी, दूसरी महिला। सूचना मिलने पर मानवाधिकार आयोग उसे बल का बकरा बना देगा और समाज के कथित ठेकेदार उसकी नीयत पर ही शक करने लगेंगे तो क्या होगा? वह पसोपेश में था। वह एक जेल अधीक्षक ही नहीं आदमी भी है, इंसान भी है। यह बात उसे बार बार अंदर से कचोट रही थी। इधर भुनगा सिंह और बूटन मंडल का जोर बढ़ रहा था कि सर आप कोर्ट के आदेश के मुताबिक कानूनन जो करना चाहिए वही कीजिए, अन्यथा हम लोगों ने भी कोर्ट कचहरी खूब देखी है। तीसरे छोर पर छुटकी गूंगी थी, जो थी तो गूंगी लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। शायद उसके पास जीभ नहीं होती, शायद जिसके पास जीभ नहीं होती उसकी आंखें भी जीभ बन जाती हैं। अचानक अधीक्षक झुंझला उठा, यह आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। आखिर क्यों? भुनगा सिंह चिल्लाया, यह आपकी कौन होती, किस वास्ते आपको आ रही है इतनी दया? बस यह नहीं जाएगी। मैं रांगफुल कन्फाइनमेंट का केस कर दूंगा सर, कानून मैं भी जानता हूँ। आप कर सकते हैं बेशक, अधीक्षक शांत स्वर में बोला। यह रिमांड होम में रहेगी अपने बलबूते, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। अगली सुबह अधीक्षक उठा, तरोताजा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह चाय पी रहा था। तभी हाकर अखबार दे गया। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर मुख्य खबर थी, जेल अधीक्षक के विरुद्ध मानवाधिकार का मामला। दैनिक अखबार के संवाददाता ने छुटकी गूंगी का उसके रिश्तेदार को न सौंपने के पीछे अधीक्षक की बदनीयती की कहानी गढ़ ली थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि अधीक्षक ने इसी उद्देश्य से उसे रिमांड होम भेज दिया था क्योंकि अधीक्षक का मकान उसी रोड पर स्थित है जिस रोड पर रिमांड होम है। संवाददाता ने अपनी कल्पना और कला कौशल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इसे काफी सनसनीखेज खबर बना दी थी। अधीक्षक खबर पढ़ते ही बेचैन हो गया। उसने दोबारा वह खबर पढ़ी, फिर खबर के एक एक शब्द को घूरने लगा। तीसरी बार उसे फिर पढ़ा, शायद इस बार वह शब्दों को वजन तौल रहा था। चौथी बार उसने उस अखबार के टुकड़े टुकड़े कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद वह बिस्तर पर बैठ गया, फिर उठा, माचिस से तीली निकाल कर उसने उन टुकड़ों में आग लगा दी और बिस्तर पर बैठ गया। फिर उठा, उसने राख में पानी डाल दिया। कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ। अखबारी खबर के शब्द राख में तब्दील होकर मुर्दों की तरह पानी में तैर रहे थे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।